नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। क्रिप्टो करेंसी का जो क्रेज है वो देश और दुनिया में किस तरह से छाया हुआ है, किस कदर छाया हुआ है, ये बात तो अब किसी से भी छुपी नहीं रही है। क्या आम क्या खास, हर कोई इसमें आजमाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े स्टार्टअप्स की और ब्लॉकचेन से जुड़े स्टार्टअप्स की, जहां पर खूब पैसे जो हैं वो रेज किए जा रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें खूब सारा पैसा लगा रहे हैं। अगर पिछले साल की यानी 2021 के आंकड़ों की बात करें तो केवल हमारे देश में ही $524 मिलियन रेज किए गए हैं, जो कि 2019 में लगभग $5.5 मिलियन के आसपास थे। तो क्या है इसके पीछे राज और क्यों बुलिश हैं क्रिप्टो से जुड़े हुए स्टार्टअप्स पर वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, हम जानेंगे हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। क्रिप्टो को लेकर फिलहाल हमारे देश में हालात किसी से छिपे नहीं हैं। सरकार को नए जमाने की इस करेंसी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए देश में क्रिप्टो करेंसी के निवेश को लेकर तमाम तरह के कानून लाने की तैयारी हो रही है। इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री पहले ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश से होने वाली कमाई पर 30% के टैक्स का ऐलान कर चुकी हैं। सरकार की इस घोषणा के बाद माना जा रहा था कि देश में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हाल ही में क्रिप्टो का क्रेज और भी अधिक बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसकी बानगी है इसके यूजर्स और क्रिप्टो से जुड़े स्टार्टअप्स की फंडिंग। क्रिप्टो करेंसी की फंडिंग की बात करें तो सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग मिल रही है। इस साल अब तक क्रिप्टो एक्सचेंज करीब $460 मिलियन की फंडिंग हासिल कर चुके हैं। जुटाई गई फंडिंग में सबसे ज्यादा योगदान पॉलीगॉन का है, जिन्हें करीब 460 मिलियन में से $450 मिलियन की फंडिंग हासिल करने की सफलता मिली है। ये इसलिए भी चौंकाने वाली बात है क्योंकि पॉलीगन से पहले 2021-22 में कॉइन स्विच $302 मिलियन और कॉइन DCX $112 मिलियन की फंडिंग हासिल कर चुके हैं और ये सबसे ज्यादा फंडिंग हासिल करने वाले एक्सचेंजेस बन गए हैं। स्टार्टअप को मिली फंडिंग की सबसे खास बात यह है कि 2021 में $524 मिलियन के फंड का लगभग 83% सीधे कॉइन DCX, कॉइन स्विच और वॉल्ट पॉलीगॉन जैसे स्टार्टअप्स को गया है, जो क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्टली डील करते हैं। माना जा रहा है कि 2022 में क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फंडिंग के मामले में विशेष सफलता हाथ लगी है और क्रिप्टो के पीछे बढ़ते क्रेज की वजह इन कंपनियों की अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग और जेन जी की फोमो वाली फीलिंग, यानी क्रिप्टो में इन्वेस्ट न करने पर पीछे छूट जाने का डर है। दरअसल जेन जी क्रिप्टो को उसी तरह से ट्रीट कर रही है जैसे पहले निवेशक सोने को करते थे। यही वजह है कि फिलहाल देश में लगभग 20 मिलियन तक एक्टिव क्रिप्टो यूजर्स हैं जो सक्रिय रूप से क्रिप्टो में निवेश करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग की बात तो सामने आती है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि ये कंपनियां इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करती हैं। क्रिप्टो की दीवानगी के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। हालांकि जानकार क्रिप्टो में बढ़ते निवेश को देखते हुए इसे जेन जी का सोना बता रहे हैं। ET नाउ स्वदेश। तो क्लियरली यहाँ पर फंडिंग तो बढ़ रही है और फंडिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इस बाजार के लिए यूजर्स भी हैं, ग्राहक भी है, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है ये कोई नहीं बता रहा है। और भी कई सवाल है जो आज हम शो में पूछने वाले हैं। मसलन रिटेल निवेशक को क्रिप्टो से आखिर किस तरह से फायदा हो रहा है, कमाई के अलावा क्रिप्टो स्टार्टअप कारोबार कैसे करते हैं, भारत में मान्यता ना होने के बावजूद लगातार क्यों बढ़ रहा है क्रिप्टो का कारोबार। तो ये है वो मुख्य सवाल जिन पर आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर सीनियर लॉयर सुजॉय काटावाला, क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना और साथ ही कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नैमिष संघवी जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अजीत जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। लगातार हम देखते हैं कि एक ट्रेंड होता है, उसी तरह के कारोबार में, व्यवसाय में, धंधे में पैसा लगाते हैं जो डिस्ट्रप्टिव हो, जिसका आइडिया जो है बहुत ही उम्दा हो। टेक्नोलॉजी अगर हम नजर देखें तो
टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिव एक तरह की थीम हमें आती हुई दिखाई दे रही है, जो जितने भी पैसे लगाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या प्राइवेट इक्विटी हैं, वो इस तरह के स्टार्टअप्स में जो कि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हैं या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, उसमें बेहतर भविष्य के तौर पे पैसे लगा रहे हैं। ये बात समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि लीगल टेंडर के तौर पे अभी तक इसको घोषित नहीं किया गया है, मान्यता नहीं मिली है। उसके बावजूद जो हम पिछले साल का आंकड़ा आता हुआ देख रहे हैं, वो अपने आप में रिकॉर्ड हाई है। क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, लीगल टेंडर तो बहुत दूर की बात रही, हमें उम्मीद भी नहीं है, ना किसी ने ये रिक्वेस्ट किया कि इसे लीगल टेंडर बनाया जाए। एक चीज मैं यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहूंगा, जो आपके आंकड़े आपने बताए, ज्यादातर वो आंकड़े क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्टअप्स के थे, ना कि सिर्फ क्रिप्टो स्टार्टअप्स के। क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्टअप जो होता है वो मात्र एक प्रकार का स्टार्टअप होता है। जैसे हमने पॉलीगॉन का उदाहरण दिया, वो क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं था। तो लोग इसमें निवेश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में दो चीजें होंगी। पहला, कि इसमें ज्यादा और लोग बढ़ेंगे। जैसे आपको अगर आज ये जानकारी होती कि अगले 5 साल में 10 करोड़ नए शेयर होल्डर बनेंगे जिनके पास आज शेयर्स नहीं है, तो आप सोचते कि शायद शेयर मार्केट बढ़ेगी। तो एक कारण ये हुआ कि ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और दूसरा कारण ये है कि जो कारोबार है इस समय ग्लोबली, अगर आप पूरे एसेट्स का कारोबार देंगे, सारे एसेट्स को मिला के, तो अराउंड $400 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन अगर आप उसी तरह अगर क्रिप्टो में देखें तो ये नंबर इस समय लगभग 2 ट्रिलियन है, यानी कि 1% से भी आधा। तो अगर कारोबार थोड़ा सा ब्लॉकचेन की तरफ या क्रिप्टो की तरफ जाते नजर आया, 1-8% भी उस तरफ नजर आया, तो ये 2 गुना 4 गुना भी इसकी कीमतें हो सकती हैं। ये 2 कारणों से लोग क्रिप्टो स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं। नैमिष, एक और चीज जो कि तमाम रिपोर्ट्स में सामने आती हुई दिखाई दे रही है, देखिए, एक तो ये जो क्रेज है ये केवल हम भारत में नहीं देख रहे हैं, हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसीज में जितने पैसे रेज किए गए हैं वो आंकड़ा तो लगभग $34 बिलियन के भी पार जा चुका है, और ये अकेले यूएस में जितना रेज हुआ है उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा है। इसके अलावा जो हम सडन डिमांड देख रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और एनएफटीज, जिस तरह से लोग इसको अपना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन ये दिलचस्पी के आने वाले वक्त में आपको मुनाफा भी कमा कर देगी क्या? एक सफल कारोबार में भी हम इसको भुनता हुआ देखेंगे? नैमिष, किस तरह का ट्रेंड आप भांप पा रहे हैं इस तरह के स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए? जो एनएफटी का क्रेज है, जो क्रिप्टो का क्रेज है, वो अभी जो 2022 शुरू होने के बाद जो मार्केट स्टेबल हुई है या नीचे जाती दिख रही है, वहां हमें समझ आ रहा है कि अब जो डेवलपमेंट होगी वो एक्चुअल में टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी होगी। अब तक क्या था कि एक तरह का फोमो, जैसे आपके रिपोर्ट ने बताया कि इसको मिस आउट कर देने का जो डर था, उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें जा रहे थे। पर यही तो खूबी होती है वीसीज या लार्ज एंजल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स में, कि एंजल इन्वेस्टर्स अभी पैसा लगाएंगे क्योंकि मार्केट थोड़ी नीचे है, उनको अच्छी डील मिल सकती है, वीसी उसमें पैसा लगाएंगे। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो तब आएंगे जब ये एक बड़ा एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी होगी। जो एनएफटीज में हमने देखा 2021 में कि लोगों को एनएफटी इतना बड़ा हो गया कि रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ भी पैसा डाल के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सो अभी जो वीसीज का इन्वेस्टमेंट है वो मैं मानता हूँ कि वो इसलिए इन टेक्नोलॉजीज में जो आगे के 2-3 साल या 4 साल बाद की जो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो या डिसेंट्रलाइज या डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी को लेके डेवलपमेंट होगी, उसमें वो लोग अपना बेट लगा रहे हैं आगे चल के। सुजय, यहाँ पर कानूनी पेचीदगियों को अगर हम समझना चाहें तो फिलहाल तो इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं है, उसके बावजूद तो इतना पैसा लग रहा है स्टार्टअप्स में। इसके पीछे लीगैलिटीज आप क्या देखते हैं? दोनों पार्टिसिपेंट से सहमत हूं मैं, और हमारे वित्त मंत्री जो है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये टाइम बजट में भी एक टैक्स प्रपोज किया है क्रिप्टो पर, और आरबीआई यह चाहती है कि अपनी खुद की एक करेंसी भी आगे जाकर डेवलप हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि क्रिप्टो एक एसेट क्लास है। हमारे जीवन में हम अलग अलग साइकिल्स देखते हैं, हर एसेट क्लास का अलग अलग उभरते हुए एसेट क्लासेस आएंगे। और अगर आप एज ग्रुप देखें 20s के ऊपर जो है, जो हमारा
नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। इसमें देखिए आपका एक डिजिटल वॉलेट होता है, आपकी एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एक मेटावर्स, एक डेवलपिंग मेटावर्स के तहत हर चीज वर्चुअल हो रही है आजकल। तो इसमें भी जो फाइनेंस है, जो एक करेंसी एक्सचेंज हो रही है, वैल्यू क्लास, वो भी एक हो रहा है। हमारे देश में एक कंपनी है जो अभी एक क्रिप्टो वायर यूनिवर्सिटी उन्होंने निर्माण किया है, एक क्रिप्टो टीवी है जो डेडिकेटेड है ओनली टुवर्ड्स क्रिप्टो। तो देखिए ये डिजिटल कलेक्टेबिलिटी, डिजिटल प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक उभरते एसेट क्लास में आज दिख रहे हैं और लोग इसमें निवेश कर रहे हैं और इसमें डेफिनेटली इसमें रिटर्न्स आ रहे हैं। तो एक तरफ से ये एक एसेट क्लास डेवलप हो रहा है, लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। अल्टीमेटली इसको रेगुलेशन लाना पड़ेगा ताकि जैसे दूसरे क्लासेस में फ्रॉड्स और चीटिंग हो रहा है वैसे इसमें भी ना हो जाए। हालांकि इसमें फ्रॉड और चीटिंग होने के केसेस बहुत कम हो सकते हैं, इसमें रिगिंग पॉसिबल ही नहीं है, इसमें एक्सचेंज है। सो मेरे हिसाब से मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। तो मैं अब 50s में हूँ, बट मैं जब देखता हूँ मेरे बच्चों को और उनके दोस्तों को डिजिटल करेंसी के बारे में डिस्कस करना, तो मैं उनसे सहमत हूँ कि ये एक डेवलपिंग मेटावर्स है जो बड़ा एक्साइटिंग है। नहीं, आपने जो एक पॉइंट बिल्कुल सही कही कि इस तरह के फंडिंग आते हुए देखते हुए हो सकता है कि इसको कानूनी मान्यता मिल जाए, रेगुलेटर भी मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा बारीकी में जाते हैं अभी। अजीत जी, अब क्योंकि जो भी दर्शक ये शो देख रहे होंगे वो क्रिप्टो करेंसी जुड़े स्टार्टअप्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स में अगर रुचि रखते हैं तो उन्हें आप क्या समझाएंगे? देखिए, भारत एक तरह से देखे तो टेक्नोलॉजी टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है, ये तो दुनिया में पूरी बात मानी हुई है। अब यहाँ से जो स्टार्टअप निकल के आ रहा है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित, वो किस तरह का हो सकता है? किस तरह की इनोवेशन हो रही है? एंड यूजर को, आप और मुझ जैसे यूजर को किस तरह से फायदा होगा और क्या कुछ नई नई शोध वहां पर चल रही है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन वगैरह वगैरह में निवेश करना एक चीज है, आज हम बात कर रहे हैं उनके स्टार्टअप्स में निवेश करना। यानी कि आप वो एसेट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे बल्कि उन एसेट्स के अराउंड जो सर्विसेज और बिजनेसेस बने हैं उसके निवेश की बात कर रहे हैं। वहां पर ऐसा हो रहा है कि यदि आप सोना खरीदे या सोने की जो खानों की माइनिंग कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करें, ये इस प्रकार का हमारे सामने सवाल उठ के आया है। जो रिटेल कस्टमर है वो, कुछ लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम अंडरलाइंग एसेट में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि एसेट तो फिर भी कम स्पीड पे ग्रो हो रहा है लेकिन जो कंपनीज होंगी उसमें ज्यादा तेजी में ग्रो होंगी। ये सोचते हुए इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस ने इस समय निवेश किया है। जो बाकी लोग हैं, जो निवेशक नहीं है, उन्हें भी ये देखना होगा कि शायद आगे जाकर मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद की नहीं, तो जो नौकरियां इस क्षेत्र में उभर कर आएंगी वो उसी प्रकार की उभर कर आ सकती है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 1990 के दशक में आई थी, क्योंकि उस समय वो शुरू हुआ था। तो देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, निवेशकों के लिए आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बनते नजर आ रही है। हालांकि आपने कहा कि इसको कानूनी मान्यता नहीं है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आज तक किसी ने भी मतलब ना वित्त मंत्रालय ने, ना रिजर्व बैंक ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि यदि आप इसमें निवेश कर रहे हैं चाहे अंडरलाइंग एसेट में या कंपनी में तो आप कोई गलत काम कर रहे हैं, ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा। अच्छा अजीत जी, एक और चीज, यहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही है, इसके पीछे भी मुझे बताएं। जो केवल हम देख रहे हैं कि 3 मिलियन से 20 मिलियन पिछले 2 साल में लोग बढ़े हैं, क्या यही एक वजह है? देखिए, वो सारे आंकड़े जो आप बता रहे हैं, 20 मिलियन मुझे लगता है कि ठीक आंकड़ा है, मगर जब हमने सुप्रीम कोर्ट का केस शुरू किया था मिड 2018 में, तभी हमने सुप्रीम कोर्ट को 5 मिलियन का नंबर दिया था, तो ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के दिया था। तो एक तो बात यह है कि बहुत लोग बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, यदि आपको मोबाइल फोन खरीदना है, चाहे वो अमेरिका का एप्पल कंप्यूटर बनाए, एप्पल इंडस्ट्रीज बनाए या इंडिया का बनाए, आप देखते हैं मुझे मोबाइल फोन कौन सा पसंद है। मगर चूंकि आपको एक्सचेंजेस से अपना आधार नंबर, आपका यूपीआई आईडी जोड़ना होता है, तो इसलिए फॉरेन बेस्ड एक्सचेंजेस रुपए के जो कारोबार होता है, जो रुपए को आप अपलोड या डाउनलोड करते हैं, वो नहीं कर पाते। इसलिए हर देश में उनकी अपनी एक्सचेंजेस प्राथमिकता लेती है। फॉरेन एक्सचेंजेस जो होती हैं
वो बाद में आती है जब क्रिप्टो खरीद ले। ठीक इसी तरह इंडिया में भी जैसे आपने कई नाम दिए, कॉइन स्विच, कॉइन डीसीएक्स वगैरह, जिन्होंने काफी फंडिंग रेज की है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट इतनी बड़ी है, इधर आबादी इतनी बड़ी है, इतनी तेज ग्रोथ हो रही है, और जो पहला कदम आप लेते हैं क्रिप्टो में, वो लेते हैं कि आप एक्सचेंज में जाके रुपए से क्रिप्टो खरीदते हैं। उसके बाद आप चाहे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस करें, एनएफटी खरीदे, वो उसके बाद के स्टेप है। तो पहले कदम में इस समय सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आगे जाकर वो सत्य नहीं रहेगा। तो नैमिष, आपसे अब सवाल यहाँ पर यह है, ये सवाल मैं आपके पास भी लेकर आऊंगी अजीत जी, शायद आप बेहतरी से इसका जवाब दे पाएं, लेकिन नैमिष, क्योंकि आप पकड़ रखते हैं इस पूरे सेक्टर पर, इंस्टीट्यूशनल एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह के वर्चुअल एसेट्स में क्या देखकर पैसे लगा रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या है उनकी पैसे लगाने की? दरअसल प्रक्रिया क्या है? हाई रिस्क हाई रिटर्न, क्या यही एक तरह का माइंडसेट है उनका, मकसद है उनका? ओके, इधर मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होगा, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो आप सोचते हो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न है, वो हाई रिस्क हाई रिटर्न जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए होता है। मेरे अंडरस्टैंडिंग से या मेरी रिसर्च से मुझे लगता है कि एक वीसी या एक एंजल इन्वेस्टर जो किसी भी टोकन प्रोजेक्ट में जल्दी इन्वेस्ट करता है, उसके लिए वो एक्चुअली काफी लो रिस्क हो जाता है। और मैं, अगर 2 मिनट है मेरे पास, तो मैं समझाना चाहूंगा। एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो एक्सचेंजेस में होती है, वो इक्विटी रिलेटेड, और दूसरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पॉलीगॉन, जैसे सिकोया ने पॉलीगॉन में इन्वेस्ट किया, वो टोकन इन्वेस्टमेंट थी। सिकोया को पॉलीगॉन ने मार्केट रेट से कम रेट पे टोकन बेचा है, और उन टोकन्स को ये अंडरस्टैंडिंग से बेचा है कि ये टोकन धीरे धीरे रिलीज होंगे और धीरे धीरे ये सिकोया को चांस मिलेगा इसको मार्केट में सेल करने का। लेकिन अगर आज पॉलीगॉन का टोकन 100 रुपए में बिक रहा है, तो सिकोया को वो टोकन 50 रुपए में या 40 रुपए में मिला है। दैट मीन्स कि एज लॉन्ग एज पॉलीगॉन का टोकन 50 रुपए पे रहे, सिकोया का रिस्क बहुत ही लो है, राइट? तो इसी हिसाब से कोई भी वीसी या कोई भी एंजल किसी भी टोकन प्रोजेक्ट में जाता है, तो उसके लिए वो रिस्क बहुत लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक बेहतरीन डील मिलती है व्हेन इट कम्स टू द प्राइस ऑफ द टोकन। और ये जब टोकन रिटेल इन्वेस्टर के पास जाता है, तो ऑलरेडी उसको एक हायर प्राइस पे बेचा जाता है, और फिर मार्केट में जाता है तो और एक थोड़ा सा फोमो या जो भी है उससे एक हायर प्राइस पे रहता है। तो जो रिस्क यहाँ पे है वीसीज के लिए, वो काफी कम हो जाता है। इनफैक्ट 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में उनको 20% ऑफ द टोकन्स मिल भी जाते हैं, और वो उसी में उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर कर लेते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी है वीसीज या एंजल्स की, फटाफट या प्राइवेट राउंड्स में इन्वेस्ट करने की किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। तो my controversial opinion is that it is actually very low risk for them, because उन्हें पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। सच में अजीत जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? देखिए, जो निमेश ने बात कही, ये जितनी उन्होंने कही वो तो सत्य है, क्योंकि वो टोकन इन्वेस्टमेंट्स की थी। आज हम बात कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स के इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और वो लिक्विड नहीं होते। यदि आप समझो कॉइन डीसीएक्स जैसी कंपनी या कॉइन जैसी कंपनी शेयर्स खरीदते हैं, तो वो शेयर तो बिल्कुल ही लार्जली उतने ही इनलिक्विड होते हैं जितने कि आपने समझो एक जमाने में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम वगैरह में इन्वेस्ट किया होता, तो भी काफी समय तक इनलिक्विड रहते हैं। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना अलग बात है। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चीजें उभर कर आ रही है। पहली बात कि अगर हम देखेंगे स्टॉक की वैल्यू क्यों बढ़ती है या कंपनी की वैल्यूएशन क्यों बढ़ती है, जैसे कि पेटीएम समझो 15 साल पहले शुरू हुआ, आज इतने 10,000 हजार करोड़ का वैल्यू क्यों हो गया? वो इसलिए होता है क्योंकि उसका अंडरलाइंग बिजनेस बढ़ता है, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा आकर्षक चीज है। दूसरी चीज जो कि नैमिष से थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हुए भी बात है, अक्सर जब वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर स्टार्टअप के इक्विटी में, क्रिप्टो स्टार्टअप के इक्विटी में पैसे लगाते हैं, तो कुछ मात्रा में उन्हें टोकन भी मिलते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं काफी वीसीज को जानता हूँ, कम से कम 100 वीसीज को इंडिया में जानता हूँ, और उन्हें तो मतलब इस बात की खुशी नहीं, बहुत हैरानी है कि स्टार्टअप इक्विटी को छोड़कर जब उन्हें हाथ में टोकन आते हैं, तो पहली बात उन्हें 2, 5, 10 साल नहीं पकड़ के रखना होता, वो 2, 5, 10 हफ्ते के अंदर ही वो लोग बेच सकते हैं। और दूसरी चीज, जब तक उन्होंने पकड़ के रखा होता है टोकन को, तब तक उन्हें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स या एक तरह से आप कहते हो ब्याज भी मिल सकता है। तो वीसीज को इस तरह लिक्विडिटी या ब्याज मिलने की आदत नहीं है इन द पास्ट, उनको ये पहली बार मिल रहा है। इसलिए ये भी एक और कारण है कि वो क्रिप्टो स्टार्टअप के इक्विटी में पैसे लगाते हैं, ताकि उनको साथ में कुछ टोकन भी मिले जहां उन्हें एडिशनल मलाई मिले।
सो जो है आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आपने कहा कि आप काफ़ी हद तक नज़र रखते हैं इस पूरे सेक्टर पर और इसकी ग्रोथ पर, तो मुझे समझना है आपसे कि अगर एक रेगुलेटर का चुनाव हो जाए, अगर इसको कानूनी मान्यता हम दे देते हैं, तो जिस भी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं जहां पर पैसे लग रहे हैं क्रिप्टो स्टार्टअप्स पर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर, इसके कानूनी दांवपेच में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, होने चाहिए, ग्लोबली किस तरह से लीगल फ्रेमवर्क काम करता है? ये एक वर्ल्ड वाइड अटेम्प्ट होगा, बिकॉज इसमें कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है, और जैसा ये मेटावर्स कॉन्सेप्ट है, यानी होल वर्ल्ड इज अंडर वन रूफ, पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे ही ये चल रहा है, और जो रिटर्न्स मिल रहे हैं आज, जैसे हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स है वो तो काफी जुड़े हुए हैं, मैं एक लॉयर हूँ, बट उन्होंने जैसे कहा कि आज जो लोग निवेश करते हैं उनके पास उतना पेशेंस नहीं है कि मैं मेरा शेयर जो मैं एनएससी या बीएससी पे देखता हूँ, चलो 10 साल भूल जाओ, अब पैसा ग्रो होगा, ये हमारा रिटायरमेंट फंड है। आज की थिंकिंग चेंज हो गई है। आज का जो युवक है उसको रिटर्न्स, फास्ट रिटर्न्स, एक्साइटमेंट, वो सब क्रिप्टो दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, एक तो टैक्स आएगा, लेकिन टैक्स कैसे आएगा, कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस पर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, बिकॉज नाउ इट इज ऑल वन वर्ल्ड। तो वो कॉन्सेप्ट पे यूनिफॉर्म अगर लॉ लाना पड़े तो उसमें बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ेगी। सब गवर्नमेंट्स को साथ में इसमें मिलके कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म कोड लाना पड़ेगा। तो ऐसे में नैमेश, अब वो तमाम लोग जो इस तरह के स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाह रहे हैं और किसी भी तरह की फंडिंग या पैसे रेज करने की फिराक में हैं, क्या कुछ देख रहे हैं इन्वेस्टर्स किसी भी स्टार्टअप में जो कि क्रिप्टो या ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो एक इन्वेस्टर देखता है वो अभी भी मैं मानता हूँ कि टीम है। आखिर आपकी टीम की पेडिग्री क्या है, उनका कितना अंडरस्टैंडिंग है इस टेक्नोलॉजी का, और वो जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें कितना मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कैपेबिलिटी रखती है ये टीम, ये एक जजमेंट करता है वीसी या एक एंजल, मेरे अंडरस्टैंडिंग से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या है, क्या ये प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में लाना जरूरी है, या कैन इट रियली वर्क इस वक्त अगर ये मार्केट में लॉन्च किया जाए तो। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। और लास्टली लिटिल लेस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि अगर वो एक टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि अगेन आप एक्सचेंजेस को साइड छोड़ दीजिए, वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो अगर टोकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये शायद देखा जाता है कि क्या ये टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन या डिसबर्समेंट, यानी कि पब्लिक के हाथ में ये टोकन रिलीज होगा जब, तो क्या उस तरह से हो रहा है कि इमीडिएटली इस पे सेलिंग प्रेशर ना आ जाए, यानी कि उन टोकन्स के यूज केसेस है कि नहीं, कि आज मैंने कोई टोकन लॉन्च किया, वो मार्केट में आने के बाद उसका यूज हो रहा है, या उसको क्या इतना इंसेंटिव है कि लोग इसको पकड़ के रखेंगे, ना कि जैसे सुजॉय सर ने बोला कि इमीडिएटली कैश आउट करने का मन करेगा। तो ये तीन चीजें वीसीज देखते हैं और इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट दिस इज जस्ट अगेन माय अंडरस्टैंडिंग। अजय जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी दी हुई सलाह तो बिल्कुल शार्क टैंक के शार्क जैसी होगी। देखिए, ऐसा है कि यदि अर्ली स्टेजेस पे है कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो इक्विटी बेस्ड प्रोजेक्ट हो चाहे टोकन रेज कर रहा हो, तो टीम सबसे बढ़िया चीज रहती है, ये तो सही है। मगर जो पिछले कई दशकों से आप स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हैं, यदि आप उनकी वैल्यूएशन देखें या उनके अंदर निवेशकों की रुचि देखें, तो उनको जो ब्रांड कितना स्ट्रांग है इस पे बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जो कंज्यूमर रिटेल कंपनीज के लिए ब्रांड था, क्रिप्टो की दुनिया में कम्युनिटी से रिप्लेस हो गया है। तो यदि कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा हो, तब हालांकि मैं फिर भी टीम पर ध्यान दूंगा, लेकिन फिर वो टीम मेरे लिए उतनी अहमियत नहीं रखेगी जितनी कि पहले दिन पे थी। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज उभर कर आती है पहले दिन पर, दूसरे दिन पर, या कभी भी क्रिप्टो के अंदर, वो होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी का अर्थ ये होता है यूजर्स, उसके सपोर्टर्स, उसकी चर्चा कौन कर रहे हैं, कौन इंजीनियर उसके ऊपर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सारे लोग मिलकर बनते हैं कम्युनिटी। और पॉलीगॉन, जो कि हमारे भारत का गर्व है, बहुत हमें शान है पॉलीगॉन पर, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ी की है। तो कम्युनिटी बड़ी होगी
तो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। कम्युनिटी नहीं बना पाए तो चाहे टीम अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छी हो, वो कहीं नहीं पहुंचेगी। चलिए, तो यहाँ पर आपने काफ़ी काम की बात बताई है उन तमाम लोगों के लिए जो कि स्टार्टअप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं फंड रेज करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह से हम फंडिंग रेज होती हुई देख रहे हैं, एक नए लेवल तक इसको पहुँचते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो मूल कारण है वो ये है कि एंड यूज़र यानी यहाँ पर हम जैसे लोग जो कि क्रिप्टो को लेकर ज़्यादा सजग हो गए हैं और इतना ही नहीं दिलचस्पी दिखा रहे हैं और बहुत लोग तो इसमें कमाई भी कर रहे हैं। खैर, देखना होगा कि ये सिलसिला आगे कितना और परवान चढ़ता है। इस बीच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला हमारी इस खास चर्चा में। कंज्यूमर लिस्टिंग में आज के लिए मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।